गाइस अभी रिसेंटली इटर्नल के Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स हैव बीन फिनोमिनल। आपको ये तो पता ही है कि इटर्नल जो है ना वो इंडिया के दो फ्लैगशिप ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है, एक है जोमेटो और दूसरा है ब्लिंकिट। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी का आगे जाके स्कोप क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो किस रेट पर ग्रो कर रहे हैं और कितनी पोटेंशियल हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। आज ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके बिजनेस मॉडल तक चलते हैं। देखो एक बात समझो, इस कंपनी के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज जोमेटो, जो कि इनकी फूड डिलीवरी ऐप है। अब फूड डिलीवरी ऐप जो है ना वो बेसिकली करती क्या है, आपको लोकल रेस्टोरेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करती है और फिर आप उससे फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, आपसे डिलीवरी चार्जेस लेते हैं और साथ में प्लेटफॉर्म फ़ी भी लेते हैं। तो ये बेसिकली एक इनका बिजनेस मॉडल है। साथ में एक और चीज़ भी करते हैं ये लोग, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको ये डिस्कवर करवाने में हेल्प करते हैं उनसे ये लोग कमीशंस भी लेते हैं। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस चलता है। अब एक बात समझो, जैसे ही जोमेटो लॉन्च हुआ था अराउंड 7-8 ईयर्स पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने ज़्यादा लोग उस डिलीवरी ऐप को यूज़ नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे डिस्काउंट्स देने स्टार्ट कर दिए थे। अब सिंपल सी बात सोचो, ये लोग क्या करते थे, जितनी ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे उससे होगा क्या, ज़्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पे आने लगेंगे और जितने ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे उतना ज़्यादा उनके बिहेवियर के अंदर शिफ्ट आ जाएगा। मतलब वो लोग फिर जोमेटो के थ्रू ही ऑर्डर करना पसंद करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, इनिशियली काफ़ी हद तक कैश बर्न कर रहे थे, जिससे ये लोग एक हैबिट डेवलप कर सके कंज्यूमर के माइंड के अंदर। अब कोविड तक आते आते इन्होंने काफ़ी हद तक डिस्काउंट्स ऑफर किए थे। इतने में क्या हुआ, कोविड आया। जैसे ही कोविड आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम से इनकी ग्रोथ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लोग जो थे वो लॉकडाउन के अंदर थे। अब लॉकडाउन होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाहर मार्केट में नहीं जा सकते, किसी और रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सारा खाना घर पे ही मंगवाना पड़ेगा। एंड जोमेटो जैसी ऐप्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और इनकी ग्रोथ जो थी वो काफ़ी सुपर नॉर्मल रेट पर ग्रो कर रही थी। तो बेसिकली ऐसा था ना कि कोविड तक ये कंपनी जो थी ना वो काफ़ी फास्ट रेट पर ग्रो कर रही थी। फिर धीरे धीरे इनका बेस थोड़ा बढ़ने लग गया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगी। लेकिन अभी Q1 FY27 के अंदर इनकी जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 20% तक आ गई थी, विच इज़ अगेन एट अ डिसेंट रेट। क्योंकि अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करूं तो इनकी ग्रोथ रेट अराउंड 16, 17, 18% के बीच में चल रही थी। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि फूड डिलीवरी ऐप बिजनेस जो है ना ये इनिशियली कैश गजलिंग था, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था इसके अंदर डिस्काउंट्स ऑफर करने के लिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने डिस्काउंट्स देने काफ़ी कम कर दिए और उन्होंने अपने डिलीवरी फी और प्लेटफॉर्म फी भी इंक्रीज कर दी थी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज की डेट में ये कंपनी जो है ना, और रादर ये सेगमेंट जो है ये एक कैश जनरेटिंग सेगमेंट बन चुका है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है कि इस पर्टिकुलर ऐप्स के थ्रू आप जितना भी अर्न कर रहे हो, उससे कैश जनरेट जितना भी कर रहे हो ना, आप उसको यूज़ करके बाकी वर्टिकल्स के अंदर, बाकी सेगमेंट्स के अंदर आप उसको इन्वेस्ट करो और उसके थ्रू और ग्रोथ लेकर आओ इस कंपनी के अंदर। और इसी के ऊपर हम आते हैं ब्लिंकिट के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो कर सकती है। अब गाइस ब्लिंकिट जो है ना उसको अगस्त 2022 के अंदर जोमेटो ने अक्वायर कर लिया था। आइडिया क्या था कि ये एक क्विक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था। बेसिकली कंपनी करती क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना ये ऑनलाइन सेल करती है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है और उसके बेसिस पर ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं फ्रॉम द पीपल हु आर लिस्टिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और ये कस्टमर्स को 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर होम डेकोर हो गया, या फिर पर्सनल एंड ब्यूटी केयर हो गया, या फिर और भी टॉयज़ हो गए, या फिर और जितने भी टाइप ऑफ मर्केंडाइज है, डिफरेंट मर्केंडाइज जो है ये लोग इसको सेल करते हैं और अल्टीमेटली 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपके घर तक डिलीवर कर देते हैं। अब हुआ क्या, जैसे फूड डिलीवरी ऐप के टाइम पे हुआ था, इनिशियली इस ऐप पे लोगों को ज़्यादा लाने के लिए उन्होंने जैसे क्या किया था, जोमेटो के अंदर भी काफ़ी डिस्काउंट्स दिए थे, तो इन्होंने ब्लिंकिट के अंदर भी काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर करने स्टार्ट कर दिए थे। अब सिंपल सी बात सोचो, जितने डिस्काउंट वो ऑफर करेंगे उतना अगेन कैश बर्न होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रीज़न था कि जो बिजनेस था ऑलरेडी, वैसे इसका ग्रोथ रेट जो था, रेवेन्यू ग्रोथ जो आ रहा था वो अराउंड 80, 90, 100% का इनका ग्रोथ आ रहा था। लेकिन अगर मैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो इनके मार्जिन्स काफ़ी कंप्रेस थे। कंप्रेस में आप ये भी समझ लो कि इनफैक्ट ये लॉसेस में ही चल रहे थे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल किया भी है। अब गाइस ये लोग किस तरीके से 10 to 15 मिनट्स के अंदर डिलीवर करते हैं, बेसिकली ये लोग करते क्या है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ वेयर हाउसेज ऑन ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली होता क्या है ना, उनको ये लोग बोलते हैं डार्क स्टोर्स। अब डार्क स्टोर क्या है, डार्क स्टोर एक मार्केट प्लेस ही है, लेकिन वहाँ पर किसी भी आउटसाइड कस्टमर को आना अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट रखा होगा ना, ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ही रखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे डार्क स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिससे होगा क्या ना, ये अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर पाएंगे। और अगर नेटवर्क इंक्रीज हो पाएगा तो गोइंग
फॉरवर्ड ये लोग बहुत सारी सिटीज़ के अंदर 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही डिलीवर कर पाएंगे। फिर आते हैं कंपनी के तीसरे सेगमेंट के ऊपर, दैट इज़ हाइपर प्योर। अब हाइपर प्योर क्या है? बेसिकली होता क्या है ना गाइस, जैसे फूड डिलीवरी ऐप के अंदर क्या था, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको ये लोग कस्टमर से कनेक्ट करवाते हैं, मतलब कस्टमर इनको डिस्कवर कर सकते हैं थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है, इन्होंने कस्टमर साइड तो पूरी डोमिनेट करके रखी हुई है। इन्होंने क्या सोचा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, डोंट यू थिंक उनको भी तो कंसिस्टेंटली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फूड इंग्रेडिएंट्स की। लाइक फॉर एग्जांपल उनको पोटैटोज़ की रिक्वायरमेंट होगी, टमेटोज़ की रिक्वायरमेंट होगी, चीज़ चाहिए होगा, पनीर चाहिए होगा, मीट चाहिए होगा, ऐसे बहुत सारे इनको प्रोडक्ट्स चाहिए रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बल्क में ना इनको ये सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उस सेगमेंट को ये लोग बोल रहे हैं हाइपर प्योर। अब इसका ओवरऑल आइडिया क्या है, ये लोग क्या करेंगे, बल्क के अंदर कमोडिटीज़ को बाय करेंगे। अब बल्क के अंदर अगर बाय करेंगे तो उनको काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं इनिशियली कि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है ना उनको ये बोल रहे हैं कि हम आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट देंगे, और दूसरी चीज़ ये आपको सिर्फ हमसे ही डील करना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या था, रेस्टोरेंट को ना अराउंड 20+ वेंडर्स के साथ डील करना पड़ता था, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स के लिए उनको डिफरेंट वेंडर्स से बात करनी पड़ेगी, उनसे नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, उनके साथ हिसाब भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो, हम आपको बेटर डील ला कर देंगे, हम आपको बल्क के अंदर डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे और आपको सारी चीज़ें हम ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमसे बाय करना शुरू कर दो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब लास्ट सेगमेंट जो है ना, दैट इज गोइंग आउट सेगमेंट। मतलब ये बेसिकली क्या है ना, ये डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू ये लोग ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि होता क्या है ना, जितनी फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू जो कस्टमर्स बाय कर रहे हैं वो तो अपने घर पे खाना मंगवाना चाहते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड आल्सो वांट कि वो बाहर जाकर भी खाना खाएं। तो वो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू ना उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, ये लोग क्या करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू ना बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे आप रेस्टोरेंट के अंदर बुकिंग कर सकते हो। आपको कोई मूवी टिकट्स अगर आपको बुक करनी है तो वो भी इसके थ्रू आप कर सकते हो। आपको कोई कॉमेडी शो की टिकट्स बुक करनी है या किसी भी और इवेंट की टिकट बुक करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है ना कि आप अपनी पूरी इवनिंग को प्लान आउट कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर ऐप इटसेल्फ। अब होता क्या है, कंपनी क्या कर रही है ना, बेसिकली इसके अंदर काफ़ी डिस्काउंट्स अभी ऑफर कर रही है, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, जैसे ब्लिंकिट के अंदर बिजनेस को बढ़ाने के लिए और लोगों को अपनी ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी डिस्काउंट्स दे रहे थे, वैसे ही इन पर्टिकुलर ऐप्स के अंदर भी ये लोग काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। और वो सारा पैसा आ कहाँ से रहा है, वो सारा पैसा आ रहा है जोमेटो के थ्रू, जो उनकी फूड डिलीवरी ऐप है, क्योंकि वो कैश जनरेट कर रही है और सारा पैसा इन सेगमेंट्स के अंदर लग रहा है, जो गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। अब गाइस एक काम करते हैं, इनके रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक बार देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स जो है ना वो कितना रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं पहले फूड डिलीवरी ऐप की बात करूँ, दैट इज जोमेटो, इनका जो FY22 के अंदर ना 81% कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो फूड डिलीवरी ऐप दैट इज जोमेटो के थ्रू आ रहे थे, लेकिन FY25 तक आते आते ये नंबर हो गया है 44%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फूड डिलीवरी ऐप जो है ना वो इंपॉर्टेंट बिजनेस नहीं रहा एंड दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन दिस बिजनेस। ये बिजनेस जो है ना अराउंड 20% की ग्रोथ रेट आराम से दिखा रहा है। बीच में जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा स्लो डाउन तो आया था, लेकिन Q1 FY27 के अंदर अगेन द नंबर्स हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि जितना कैश फ्लो इनका आता रहेगा उतना ये बाकी सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट एक्स्ट्रा कर पाएंगे। फिर बात करते हैं ब्लिंकिट की। अब ब्लिंकिट जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लिंकिट तो अक्वायर ही FY22 के अंदर हुआ था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 0% था, लेकिन आज ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 23% तक आ चुका है और गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत ही मैसिवली बढ़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं हाइपर प्योर की। हाइपर प्योर FY22 के अंदर 13% कंट्रीब्यूट करता था टू द ओवरऑल रेवेन्यू, लेकिन आज ये कर रहा है 29%। और अगर मैं बात करूं गोइंग आउट की, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, पहले FY22 के अंदर ये 6% था, लेकिन आज ये 3% हो चुका है। कहने का मतलब ये है गाइस, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन ब्लिंकिट इतना फास्ट बढ़ रहा है और बाकी सेगमेंट्स इतने फास्ट बढ़ रहे हैं कि इसकी ग्रोथ रेट जो थी ना वो थोड़ी कर्टेल हो गई है, बट फिर भी ये गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छी ऑप्शनैलिटी दे सकता है कंपनी को। ऑप्शनैलिटी का मतलब क्या कि कंपनी इसके अंदर अभी तो इन्वेस्टमेंट ही कर रही है कि आगे जाके इट कैन बिकम बिग। जिस दिन ये बना और ये मीनिंगफुली अगर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना इसे शुरू कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए इन द फ्यूचर। अब गाइस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, तब हम इसके नंबर्स को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पहली टर्म जो आती है ना, दैट इज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होता क्या है। देखो एग्जांपल समझो, लेट सपोज कि मैंने ना क्या किया, फूड डिलीवरी ऐप जो है ना जोमेटो, उसके ऊपर मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, आई एम द कस्टमर। मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ का फूड ऑर्डर किया, तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज़। लेकिन ये ना कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होती नहीं है। कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, दैट इज नेट ऑर्डर वैल्यू।
क्योंकि होता क्या है कि जैसे फूड डिलीवरी ऐप जो है हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करे या हो सकता है कुछ रिफंड इनको ऑफर करने पड़ जाए। तो एग्जांपल समझते हैं, मान लो 100 रुपीज़ का ऑर्डर था और लेट सपोज इन्होंने 20 रुपीज़ का इन्होंने डिस्काउंट दे दिया और 10 रुपीज़ का इन्होंने रिफंड भी ऑफर कर दिए। तो होगा क्या, 70 रुपीज़ जो है ना वो इनकी नेट ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। फिर एक और टर्म पे आते हैं, दैट इज कमीशन लेड बिजनेस और इन्वेंट्री लेड बिजनेस। ये होता क्या है, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लिंकिट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम इनके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको और डिटेल में समझ आएगा इसका डिफरेंस क्या है। देखो होता क्या है ना, ब्लिंकिट जो है ना वो पहले कमीशन लेड बिजनेस के ऊपर वर्क करता था। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट ने क्या किया, मान लो एफएमसीजी कंपनीज हैं बहुत सारी या पर्सनल एंड ब्यूटी ब्रांड्स हैं, ये लोग क्या करते थे, इनके पास अपने प्रोडक्ट को ना लिस्ट करवा देते थे। मतलब ब्लिंकिट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेंगे इसके ऊपर लिस्ट करवा देंगे। अब मान लो कि 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट था और ब्लिंकिट जो है ना वो इसको सेल करने में हेल्प कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगा ब्लिंकिट। कितना, लेट सपोज को 12% कमीशन चार्ज करता है। इसका मतलब 1000 रुपीज़ के ऊपर 12% कमीशन रहेंगी। इसका मतलब ब्लिंकिट की एक्चुअल अर्निंग कितनी हुई, 120 रुपीज़, दैट इज 12% ऑफ 1000 रुपीज़। फिर इसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डिलीवरी फीस भी ऐड कर देंगे। लेट सपोज हमने 30 रुपीज़ का हमने डिलीवरी फी उसके ऊपर चार्ज कर ली। उसके बाद क्या है, साथ में हमने एक प्लेटफॉर्म फी भी उसके अंदर चार्ज कर ली 10 रुपीज़। तो होगा क्या, 120 रुपीज़ तो ये ऑलरेडी चार्ज कर चुके थे थ्रू कमीशंस, 30 रुपीज़ उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दो और 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर दो। इसका मतलब इनकी जो इनकम जो है ना वो 160 रुपीज़ होगी। मतलब ब्लिंकिट जो है वो अपने रेवेन्यू को 160 रुपीज़ दिखाएगा। ये तो तब था जब कमीशन लेड बिजनेस था, लेकिन कंपनी ने अभी रिसेंटली क्या किया, इसको इन्वेंट्री लेड बिजनेस कर दिया है। अब इसका मतलब क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स को शो नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को खरीदना ही शुरू कर दिया है। मतलब ये लोग क्या करेंगे, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उनसे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अब लेट सपोज उन्होंने 850 रुपीज़ में उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, अब 1000 रुपीज़ के अंदर उसको ये सेल कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझो, अब 1000 रुपीज़ पे ये लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि पूरा रिस्क जो है अब ब्लिंकिट का है, इसलिए अब रेवेन्यू जो है ना वो 1000 रुपीज़ शो करेंगे ये लोग। पहले जो रेवेन्यू 120 शो कर रहे थे अब वो 1000 शो करेंगे। अगर इतना रेवेन्यू शो करेंगे तो सोचो ब्लिंकिट जो है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किस तरीके से बढ़ जाएगा। इसी रीज़न की वजह से जब मैंने आपको कंपैरिजन बताया था ना वो FY25 तक ही बताया था, जबकि हम Q1 FY27 के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि FY26 के अंदर इनके नंबर्स जो है ना वो पिछले ईयर से कंपेरेबल ही नहीं है। अब देखो इन्वेंट्री लेड बिजनेस के अंदर ना किस तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या, रेवेन्यू जो थे वो 1000 रुपीज़ के तो आ चुके थे, लेकिन उसके ऊपर 30 रुपीज़ हम ऐड करेंगे डिलीवरी पार्टनर के भी और 10 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे फॉर द प्लेटफॉर्म फी एज वेल। तो ओवरऑल जो रेवेन्यूज थे ना वो 1040 रुपीज़ के ऐड कर रही है कंपनी। तो गाइस बेसिकली कंपनी ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करी है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स जो है ना वो कंपेरेबल नहीं रह गए एट दिस पॉइंट इन टाइम। गाइस अब इस कंपनी के ओवरऑल नंबर्स को अगर देखें ना तो एक बात देखो, फूड डिलीवरी बिजनेस जो है ना उसका नेट ऑर्डर वैल्यू कितना आया है, 10,789 करोड़, और वो ग्रो कितने से करी है, 20% से इंक्रीज करी है। और अगर मैं इसके एडजस्टेड रेवेन्यूज की बात करूं तो दैट वाज अराउंड 3500 करोड़ और उसके अंदर 33% का इंक्रीज आया है। अब इस नंबर को एक बार ना अंडरस्टैंड करते हैं। देखो नेट ऑर्डर वैल्यू जो है ना वो 20% से इंक्रीज करी, इसका मतलब जो ओवरऑल कंपनी के अंदर जो कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो तो 20% से इंक्रीज कर रही है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यूज जो है इसके अंदर 3500 करोड़ के अराउंड है। मतलब अगर मैं परसेंटेज बेसिस पे बात करूं तो अराउंड 32% जो कंपनी की जो नेट ऑर्डर वैल्यू है ना वो इनके रेवेन्यूज बनते हैं। मतलब कंपनी जो है ना वो इतना कमीशन चार्ज करती है इन द फूड डिलीवरी बिजनेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कमीशन जो है वो कौन कौन सी होगी, एक तो रेस्टोरेंट्स के अंदर ये कमीशन चार्ज करते हैं, फिर ये डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, फिर ये पैकेजिंग चार्जेस भी लेते हैं, फिर ये प्लेटफॉर्म फी भी लेते हैं। तो बेसिकली ये सारी कॉस्ट मिलाकर ना 30-35% के बीच में इनकी कॉस्ट बन जाती है, जो कि इनकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अराउंड 30-32% के अराउंड इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर बनी है। अब एक नंबर आप और ध्यान से देखो कि नेट ऑर्डर वैल्यू जो है ना वो 20% से इंक्रीज किया, लेकिन रेवेन्यूज जो है वो 33% से इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि उसी नेट ऑर्डर वैल्यू के अंदर ना दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर वैल्यू। ऐसी अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करूं तो इसकी जो नेट ऑर्डर वैल्यू है दैट इज अराउंड 17,000 करोड़ और ये 86% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। गाइस इससे आपको एक चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए कि ब्लिंकिट जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ इंजन है कंपनी का, और गोइंग फॉरवर्ड ये लोग काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है और इसके अंदर स्कोप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसके हिसाब से ये 86% की ग्रोथ दिखा पा रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन हुआ क्या, इसके एडजस्टेड रेवेन्यू में आओगे ना दैट इज वेयर द कंफ्यूजन लाइज। इसका एडजस्टेड रेवेन्यू जो आ रहे हैं 15,000 करोड़, मतलब 15,600
664 करोड़ के अंदर आ रहे हैं और इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ जो दिख रही है वो 553% दिख रही है। अब ये 553% का मतलब ये हो गया 5 टाइम्स इंक्रीज करा। अब लॉजिकली एक बात सोचो, नेट ऑर्डर वैल्यू तो 86% ही बढ़ी, लेकिन एडजस्टेड रेवेन्यू इतना क्यों बढ़ रहे हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ये लोग कमीशन लेड बिजनेस में थे, अब ये इन्वेंट्री लेड बिजनेस में आ गए। इन्वेंट्री के अंदर एकदम से आएंगे तो इन्होंने सारी इन्वेंट्री को इन्होंने रेवेन्यू काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे उसको रेवेन्यू काउंट करेंगे तो उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब इसको एक्चुअल अगर कंपेयर करना है ना तो हमें 117% को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। LFL का मतलब होता है लाइक फॉर लाइक, मतलब जो पिछले साल के हिसाब से अगर कमीशन ही अगर हम दिखाते तो हम कितने लेवल पर हम अपने एडजस्टेड रेवेन्यू को ग्रो कर पाते, दैट वाज 117%। तो एक्चुअल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें इसको एनालाइज करना है तो हमें 117% पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर भी अगर मैं ध्यान से देखें तो 86% जो है ना इनकी नेट ऑर्डर वैल्यू है और कंपनी इससे ज़्यादा रेट पर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर पा रही है 117% पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो है ना अपने डिस्काउंट्स को थोड़ा कम करती जा रही है या फिर इन ऑर्डर से ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रही है अपने रेवेन्यूज़ के अंदर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है और साथ में अपने मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट कर पा रही है। रादर प्रोटेक्ट नहीं बोलूँगा तो कम से कम इतना तो है कि कम से कम गोइंग फॉरवर्ड उनके मार्जिन्स इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ में हो कह रहा है क्योंकि इन्होंने अपने डिस्काउंट देने कम कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर कस्टमर्स आ पा रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखो गाइस, आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जोमेटो जो है ना अराउंड 50% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है क्विक कॉमर्स के अंदर, और बाकी जितने ही प्लेयर्स हैं जैसे इंस्टामार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, अमेजॉन फ्रेश हो गया, ये जितनी भी कंपनीज है ना ये लोग क्या कर रही हैं, दे आर गिविंग हेवी डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनको अपनी मार्केट शेयर को गेन करना है। क्योंकि ब्लिंकिट जो है ना वो मार्केट के अंदर अपनी काफ़ी प्रेजेंस को बना चुका है और बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर पा रहा है। तो इनको मार्केट शेयर अगर गेन करना है तो इनको काफ़ी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। इसलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं ब्लिंकिट को ज़्यादा वैल्यू करूंगा कंपेयर टू इंस्टामार्ट और बाकी सारे कंपेटिटर्स के। क्योंकि ब्लिंकिट जो है ना वो इतने डिस्काउंट भी ऑफर नहीं कर रहा और उसके बाद ही वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रेट दिखा पा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि ये बता रहा है कि इनके बिजनेस मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब गाइस एक और चीज़ पे आपको बात करनी पड़ेगी। देखो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि कंपनी का रेवेन्यू जो है ना वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ब्लिंकिट की, अब ब्लिंकिट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था दे हैव टू ओपन अ लॉट ऑफ डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स के लिए कंपनी ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा केपेक्स कर रही है। उन्होंने अभी रिसेंटली 3000 करोड़ का केपेक्स किया है जिससे वो बहुत सारे डार्क स्टोर्स को ओपन कर सके। अब एक हो क्या रहा है ना, पहले डार्क स्टोर को ओपन करने में इनका 1 करोड़ का खर्चा आता था, लेकिन आज की डेट में ये खर्चा जो है ना वो 2.5 to 3 करोड़ का हो गया है। इसका रीज़न ये नहीं है कि कंपनी एफिशिएंट नहीं है, इसका रीज़न ये है कि कंपनी बहुत बड़े डार्क स्टोर्स खोल रही है। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो कंपनी ने दिया वो ये था कि 3 इयर्स पहले अगर कोई कस्टमर 100 रुपीज़ के ऑर्डर्स प्लेस करता था तो आज वो 300 रुपीज़ के ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। इसका मतलब वो कस्टमर्स जो है ना वो 3x रेवेन्यूज़ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा ऑर्डर्स कर रहे हैं, उसे फुलफिल करने के लिए हमें बेटर और बड़े डार्क स्टोर्स चाहिए जो कि इनको जल्दी अपने प्रोडक्ट जो है ना टाइम पे इनको पहुंचाए जा सके। और गोइंग फॉरवर्ड जिस रेट पर मार्केट ग्रो कर रही है इनको बहुत बड़े डार्क स्टोर्स चाहिए। तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि डार्क स्टोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे रेट पर चल रही है। अब ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इनके जो एबिडा मार्जिन जो थे वो लास्ट 2 ईयर से नेगेटिव चल रहे थे। अगर मैं FY24 की बात करूं तो -8% था, FY25 की बात करूं -2% तक आया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉजिटिव हो गया 0.6% पे, और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट जो है ना वो ये बोल रही है आगे जाके और पॉजिटिव होगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है गाइस। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जो कि इतनी फास्ट रेट पर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये कि अब वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न करने वाला है। और अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न कर गया गोइंग फॉरवर्ड तो ये बहुत ही बड़ा एक इंजन होगा जिसके थ्रू कंपनी काफ़ी कैश जनरेट कर पाएगी। हाँ, वन थिंग यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड ये, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा है इस बिजनेस के अंदर, तो होगा क्या, कंसिस्टेंटली कंपनी को डार्क स्टोर्स तो ओपन करते चलना ही पड़ेगा। तो वन थिंग इज़ देयर, इनको काफ़ी डिस्काउंट्स जो दूसरी मार्केट जो नई मार्केट्स आती जा रही हैं उनके अंदर इनको डिस्काउंट्स तो ऑफर करने ही पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुड पार्ट इज़ दिस कि जितने भी एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर्स हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग इनके स्टोर्स हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है, तो आगे जाके ये उनको भी पॉजिटिव कर लेंगे। इनफैक्ट एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दीपेंद्र गोयल ने इस बार Q1 FY27 के अंदर ये बोली थी कि जैसे जैसे हम नए डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, जैसे जैसे हम नई सिटीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमें मार्केट का और अच्छा आइडिया लगता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं और बहुत ही एफिशिएंट होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जहाँ पर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर जाते थे, अब हमें ये समझ आ चुका है कि अब उतना खर्चा नहीं करना। अब गाइस आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बिजनेस जो है ना एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है।
प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक बार आपने पूरा सिस्टम सेट कर दिया, उसके बाद जितने नए ऑर्डर्स आएंगे तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और ऐसे टाइप के बिजनेसेस के अंदर ना बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज आती है, और ऑपरेटिंग लेवरेज जितनी आती जाएगी उतना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ बहुत ही प्रॉमिसिंग है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि इनके जितने भी सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी रेट पर कंपनी के ग्रो कर रहे हैं। अभी जो है ना फॉर द टाइमिंग हमारा पूरा फोकस रहेगा ब्लिंकिट के ऊपर ही, क्योंकि फूड डिलीवरी जो है वो एक एवरेज रेट पर ग्रो करता रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस कंपाउंडर फ्रॉम हेयर, मतलब अराउंड 20-25% के अराउंड वो ग्रो करता रहेगा ओवर द फोर्सिएबल फ्यूचर। और जितना कैश आएगा वो ब्लिंकिट के अंदर लगेगा, और ब्लिंकिट के अंदर इतनी ज़्यादा आगे भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती ही रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट जो जितने बाकी के जो सेगमेंट्स हैं, चाहे मैं हाइपर प्योर की बात करूँ या मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, ये पहली बात तो इतने छोटे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये सारे के सारे अभी लॉस मेकिंग ही चल रहे हैं। इनके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके ऊपर बात करने का इतना सेंस नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जिस टाइम पे ये लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वापस बढ़ना शुरू कर देंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दीज कैन ऑल्सो ऐड मीनिंगफुल रेवेन्यूज टू द कंपनीज टॉप लाइन, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इनसे आ पाएगी। दैट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो गाइस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजनेस डायनामिक्स जो है ना वो बहुत ही फास्ट शिफ्ट होते हैं। जैसे जोमेटो जो है वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहा है, और इंस्टामार्ट जो है वो कितना किस लेवल ऑफ कंपटीशन को आगे दे सकता है। ऑल्दो अभी तो ब्लिंकिट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इंस्टामार्ट इज़ नॉट पोजिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेट। देखो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग ना मार्केट में ये सोच कर बैठे हुए हैं कि जो इंस्टामार्ट है, अमेजॉन फ्रेश है या जेप्टो है, इसकी वजह से ब्लिंकिट जो है ना उसके मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे। गाइस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हु आर वी टू जज। हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें हर क्वार्टर के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, क्योंकि अगर आप उसको एनालाइज कर पाओगे तो आपको ये समझ आता रहेगा कि ये कंपनी जो है ना उस चीज़ से इनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। एज लॉन्ग एज इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और ये अपनी रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी कर पा रहे हैं और अपने मार्जिन्स को भी इंप्रूव कर पा रहे हैं, जैसे इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर दिखाया भी। क्योंकि अगर इनको इतना ही कॉम्पिटिशन फेस हो रहा होता तो इतनी हाई रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ गाइज ये इतना मार्जिन में पॉजिटिविटी नहीं ला पाते, और अगर ये इतने मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाते या इनके मार्जिन पॉजिटिव नहीं हो रहे होते तो ये इतना फिनोमिनल रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि डिस्काउंट देकर तो यार कोई भी रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं दे रहे, उसके बाद भी रेवेन्यू को ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर हम हर क्वार्टर में इसको देखते रहेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कंपनी अगर आने वाले टाइम पर अगर इस कंपटीशन को अगर फेस करने के साथ साथ अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी कर पाई और मार्जिन भी इंप्रूव कर पाई तो ये अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन इन केस नहीं कर पाई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस स्टॉक कैन ऑल्सो अंडर परफॉर्म। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये ट्रैक करना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प गाइस। क्योंकि हम आपको उसके अंदर यही बताते हैं हर एक टाइप के बिजनेस को, क्योंकि आपको पता ही है कि हर एक बिजनेस जो है, हर एक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट रहती है, काफ़ी यूनिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर पैरामीटर्स भी डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है, किस तरीके से रिजल्ट को बहुत फास्ट एनालाइज करना होता है, कैसे कैसे सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें हम अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं। तो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।